संगठन 2022 के लिए चुनाव जीते। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, माननीय अमित शाह जी का, माननीय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री शांता कुमार जी और जितना भी प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व, इनका मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा जिन्होंने कि एक नई जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। और मैं अपने नेतृत्व को आश्वस्त भी करना चाहूँगा कि जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है मैं पूर्ण निष्ठा के साथ और पूर्ण कर्मठता के साथ उसको निभाऊंगा। और जो पार्टी का जो काम मुझसे पूर्व जितने भी हमारे अध्यक्ष हुए हैं उन्होंने पार्टी को आज इस मुकाम तक पहुंचाया, पार्टी को सुदृढ़ किया है, उस काम को आगे बढ़ाना और 2022 में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बने उसके लिए काम करेंगे। बाकी कल हम आपके साथ कल हम बैठेंगे। थैंक यू धन्यवाद। जिस तरह से आज एक मिनट जहां प्रश्न पहले ही पूछ लिया है मैं उसका जवाब दे दूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के इस दायित्व के लिए पार्टी की केंद्रीय टीम ने, केंद्रीय नेतृत्व ने निर्णय किया कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते शिमला के हमारे लोकसभा के सांसद सुरेश कश्यप जी इस जिम्मेदारी को निभाएंगे। और मुझे आदरणीय नड्डा जी जो हमारी पार्टी के सम्मानीय अध्यक्ष हैं उनका आभार व्यक्त करना है, और केंद्रीय नेतृत्व आदरणीय मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी, उनका भी आभार व्यक्त करना है कि उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर यह दायित्व दिया है जो अनुसूचित जाति से है, जो पूर्व सैनिक है और 2 बार विधायक बने हैं, वर्तमान में सांसद है, और एक सहज स्वभाव की, जो हिमाचल की एक प्रकृति है, एक संस्कृति है, सहजता, उसके आधार पर जो है सुरेश कश्यप जी को ये जिम्मेवारी दी है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि निश्चित रूप से आने वाले समय में जो भी चुनौतियां हमारी पार्टी के सामने होंगी उन चुनौतियों का सामना करने के लिए इनके नेतृत्व में जो पार्टी मजबूत होकर के काम करेगी, इनकी सारी टीम को हमारी सरकार की ओर से पूरा सहयोग होगा। और निश्चित रूप से 2017 में भाजपा की सरकार बनी, 2022 में भी भाजपा की सरकार बने, इसके लिए पूरी कोशिश करेंगे। सर, आपने 2022 का लक्ष्य रखा, आधा सफर निकल गया, आधा सफर अभी बाकी है, अब आगे प्रायोरिटीज क्या रहेगी, क्या सरकार की प्राथमिकता क्या रहने वाली है? देखिए, स्वाभाविक रूप से जहां हिमाचल प्रदेश के विकास हमारी शीर्ष प्राथमिकता है उसके लिए हम काम कर ही रहे हैं। और ऐसे संकट के क्षण में जब कोरोना वायरस का बहुत बड़ा असर पूरे देश में, सभी प्रदेशों में, और जिसमें हिमाचल भी आज छूता नहीं है, जहाँ पर भी हम कर रहे हैं, जहाँ पर भी हम काम कर रहे हैं उसमें विकास को गति देने के लिए, ऐसी परिस्थिति में आने वाले समय में ये चुनौतियाँ बाकी दौर की चुनौतियों से अलग तरह की है, अलग तरह की परिस्थितियाँ हैं। ऐसे में कठिनाइयाँ स्वाभाविक रूप से ज़्यादा होंगी, लेकिन फिर भी मुझे पूरा भरोसा है हिमाचल प्रदेश की जनता पर, हिमाचल प्रदेश में हमारी पार्टी के संगठन पर, कि फिर से हिमाचल प्रदेश में हम आगे बढ़ करके 2022 में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सत्ता में लाने में कामयाब होंगे। आप पूरे इस घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? देखिए, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य हो गया इस पीढ़ी का कि 500 वर्ष से एक संघर्ष चला है, भव्य मंदिर भगवान रामचंद्र जी के जन्म स्थान पर बनना चाहिए। ये भाव, ये श्रद्धा पूरे देशवासियों की नहीं, देश से बाहर भी जो भारत के लोग रहते हैं उनमें। ऐसी परिस्थिति में अभी उस मंदिर को, उस परिस्थिति को जो है जहां भव्य मंदिर का निर्माण होना है, उस घड़ी के चश्मदीद गवाह होने का हम सबको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूँ, सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय का अभिनंदन करता हूँ। और ये दौर ऐसे वक्त आया जब देश को एक मजबूत नेतृत्व मिला है, जिसके बारे में पहले मंदिर के बारे में यही कहा जाता था, राम मंदिर के बारे में, कि ये संभव नहीं है, कठिन है, मुश्किल है, होगा नहीं, लेकिन वो होते हो हम देख रहे हैं।
सर आपके जाने का कार्यक्रम है सर, क्या 5 तारीख को वैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन वहाँ भी किया जा रहा है क्या आप? नहीं, देखिए अभी कहीं नहीं जाएंगे, यहीं आपके बीच में रहेंगे। थैंक यू वेरी मच सर कांग्रेस कुछ गाइडलाइंस के नए नियम भी आने वाले केंद्र सरकार की तरफ से, क्या लगता है हिमाचल प्रदेश में? आपने एक पोल भी किया था, लोग कह रहे हैं कि यहाँ लॉकडाउन होना चाहिए, लेकिन सरकार आगे किस तरह से फैसला लेने वाली है? देखिए उसमें एक चीज़ को लेकर के मैं जरूर कहना चाहता हूँ, अनलॉक तो फेज 3 की शुरुआत होने वाली है। केंद्र की गाइडलाइंस स्वाभाविक रूप से पूरे देश भर में लागू होती है, हिमाचल प्रदेश में भी लागू होंगी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हिमाचल प्रदेश में क्या करना उचित होगा आने वाले समय में, क्योंकि वायरस का इम्पैक्ट पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि बढ़ा है। नंबर ऑफ केसेस जो पॉजिटिव केसेस के हिमाचल प्रदेश में भी बढ़े हैं और पूरे देश भर में बढ़े हैं। ऐसी सूरत में कुछ जगह जहां सख्ती करने की जरूरत होगी उस पर भी विचार करेंगे। जहां तक लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, अभी तक मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश को लॉकडाउन के उस दौर में डालना वो बहुत ज़्यादा व्यावहारिक नहीं होगा। सुझाव आए हैं, सुझाव किस किस सेक्शन की ओर से आए वो भी हमने सारी चीज़ों को थोड़ा एग्जामिन किया है। तो ऐसे में सख्ती हिमाचल प्रदेश में हो, वायरस का असर कम हो, कम्युनिटी स्प्रेड रोका जाए, इन सारी चीज़ों पर जो काम करने की जरूरत है वो हम काम करें। जहां कंटेनमेंट जोन में जहां जहां भी इस प्रकार से बड़ा एक साथ जो है नंबर आया है, वो कंटेनमेंट जोन को हमने सख्ती से वहां पर उसको कंटेन किया है, और उसके साथ साथ में वहां ये भी हमने किया कि वहां लॉकडाउन भी किया है। चाहे वो नाहन की बात है, चाहे वो बद्दी बीबीएन की बात है, तो वहां पर भी हमने किया है। ऐसी अगर जरूरत जहां जहां पड़ेगी उस तरह से हम कार्रवाई करते रहेंगे। भाजपा अध्यक्ष बन गए हैं सर, क्या अनुभव, कैसा अनुभव आपका क्वारंटीन का रहा है? देखिए इस बारे में मुझे कुछ ज़्यादा नहीं कहना है। देखिए वायरस है, कौन इसकी चपेट में आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, ना तो ये जाति देखेगा, ना धर्म देखेगा, ना गरीब देखेगा, ना अमीर देखेगा। अब गरीब से गरीब आदमी, मजदूर आदमी भी कोरोना वायरस की चपेट में, और हमारे देश के मुख्यमंत्री भी चपेट में आए, हमारे देश के अभिनेता भी इसमें चपेट में आए। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहिए। मेरे कार्यालय में एक हमारे सहयोगी के पॉजिटिव होने की जैसे खबर आई, हमने तुरंत उसके बाद सारे कार्यक्रम स्थगित कर दिए। मेरा कार्यक्रम यूनिवर्सिटी जाने का था उस दिन, लेकिन स्थगित किया, क्वारंटीन हुआ। पूरे परिवार को भी हमने कहीं जाने की इजाज़त नहीं दी। और उसके बाद 2 बार जो टेस्ट हुए, टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद जब टेस्ट नेगेटिव आया, उसके बाद हम आगे अब काम करने के लिए निकले हैं। और जहां दूसरी बातें जो कांग्रेस के लोग इस तरह से राजनीति किए जा रहे हैं, मेहरबानी करके मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, ये दौर राजनीति के लिए नहीं है। लोग ठीक है, तुम्हारे समर्थक तुम्हारे लिए सोशल मीडिया में खूब बातें कहते होंगे, लेकिन जब लोगों के सामने इस संकट के क्षण में कांग्रेस क्या कर रही थी, किस प्रकार से व्यवहार कर रही थी, किस प्रकार से राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही थी, जब ये असली चेहरा लोगों के सामने आएगा तो बेनकाब हो जाएगी। सर पूरी तैयारियां हैं, अधिकारी को कह दिया गया है, वो सारी तरह से ठीक प्रकार से सारी चीज़ों को करेंगे। वो सरकार को ये चिट्ठी जो है लिखने, आपको चिट्ठियां भी लिखी है कई लोगों ने पूर्व मुख्यमंत्री ने, कि किस तरह से कोरोना के लिए या कोरोना से बचाव के लिए कदम उठाए जा सकते हैं। नसीहत जो है वो आ भी रही है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो भी उनके सुझाव हैं उनका अभिनंदन है, लेकिन वो सुझाव देने के बाद ऐसी धमकियां दे रहे हैं, ऐसे थोपने की बातें कह रहे हैं, ऐसे कई बार विचित्र लगता है। जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन की भाषा को मैं अगर देखता हूँ, वह कुछ और नेताओं की भाषा दिखते, ऐसा लगता है कि जिससे पता नहीं इन लोगों को कोरोना वायरस से लड़ने का कई पुश्तों का अनुभव है। ऐसे समझा रहे हैं जैसे कि हमें कुछ समझाता ही नहीं। उनको इस बात को समझना चाहिए। वो खुद ही कर रहे थे, पहले कह रहे थे कि जो हिमाचल के बच्चे, हिमाचल के लोग बाहर फंसे उनको ले आओ, उनको लेकर के आए तो क्या संकट में डाल दिया हिमाचल ला करके। यही कांग्रेस के नेता है, दोगले चेहरे हैं, स्पष्ट नहीं है बोलना क्या है, करने की तो बात थोड़ी है। और ऐसे में मैं इतना ही जरूर कहना चाहता हूँ कि हर जगह जो हमको ये संदेश देते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां किस प्रकार से उठ रही है, सड़कों पर, चौक पर, चौराहे पर किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ सुन रहे हैं। बोलना शुरू करेंगे तो मुझे लगता है कि सड़क पर चलना कठिन होगा। सर
आप क्वारंटीन में भी आपने अनुभव किया, आप भी लगभग सब कोई विचार पूरा उस पर कि वो होगा कि अभी देखिए हमारा बजट सत्र जो है 23 मार्च को समाप्त हुआ था। 6 महीने के टाइम पीरियड रहता है, सेशन के बीच में रहता है, अभी वक्त है। लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से वायरस के काफ़ी, कोरोना के वायरस के जो हमारे केसेस बढ़े हैं और इस कारण से किसी भी प्रदेश ने अभी विधानसभा का सत्र नहीं बुलाया है। संभावना लोकसभा के सत्र की भी हमको ऐसा लगता है कि शायद अभी जल्दी में नहीं हो और सितंबर के महीने में हम विचार कर सकते हैं। अगर वायरस कम हुआ तो निश्चित रूप से करेंगे। सर मॉनसून भी शुरू है, कि मंत्रिमंडल विस्तार 2 हो नाम या पाएगा? 3 नाम आगे आ रहे हैं मंत्रियों के लिए, तो अब क्या लगता है कि वो नाम जो है वो जो चर्चा अब आ चुकी है, जिसमें 2 या 3 नाम अब जा रहे हैं, तो क्या लगता है कि आज या कल में मंत्री बनाए जा सकते हैं, मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है? जो सूचना आपको दे दी जाएगी। अभी देखिए पार्टी के अध्यक्ष का दायित्व तो प्रश्न एक होता था अध्यक्ष कौन होंगे, तो अध्यक्ष यहाँ बैठे हैं। मंत्रिमंडल में जब विस्तार होगा, मंत्रिमंडल के विस्तार के जो लोग होंगे, चेहरे होंगे, वो भी आपके सामने हो जाएंगे और बहुत जल्दी, मुझे उम्मीद है कि जल्दी होना चाहिए। आज कल में सर हो सकता है कोई फैसला? कभी भी हो सकता है। सर राम मंदिर को लेके भी